हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिंस यादव एनसीईआरटी की जुबान चैनल पे आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आल टीचिंग एग्जाम से संबंधित। ठीक है, यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खास करके जो अभी ईएमआरएस का पेपर होने वाला है जिसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर लेके आए हैं जो DSSB का है, केबीएस है, आरआरबी है, एनबीएस है, ईएमआरएस और सीटेट में जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेके हम आए हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम 20 प्रश्न को हल करेंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि माता पिता का समर्थन बहुत कम है। ठीक है, माता पिता का समर्थन बहुत कम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप बोलिए पहला पहला ऑप्शन है पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए, दूसरा ग्रामीण छात्र के लिए, तीसरा कह रहा है कि सरकारी स्कूल के छात्र के लिए, चौथा कह रहा है सक्रिय शिक्षार्थियों के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो माता पिता का समर्थन बहुत कम मिलता है? तो पहली पीढ़ी के जो भी शिक्षार्थी हैं ना, उनके लिए माता पिता का समर्थन बहुत कम मिलता था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन इसलिए सही हो जाएंगे कि माता पिता के समर्थन में जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए, तो माता पिता में इसमें क्या थी? तो कि जो पहले पीढ़ी के माता पिता थे उनमें क्या थी? उनमें शिक्षा की कमी थी। किसकी कमी थी? तो उनके अंदर शिक्षा की कमी थी। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक स्थिति था, उस समय का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तीसरा कारण क्या होता है? काम की व्यस्तता, वे लोग काम में बिजी रहते थे इसलिए ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। चौथा कारण क्या है? इनको शिक्षा का महत्व भी नहीं पता था। ठीक है, और पांचवा कारण क्या है? तो पांचवा कारण देखने को मिलता है कि स्कूल और माता पिता के बीच संवाद का कम स्तर होता था। ठीक है, आज पेरेंट्स मीटिंग देखने को मिलता है ना, लेकिन पहले क्या होता था? हम पहले के समय में आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि पहले बच्चों को घर से ही ऐसे भेज दिया जाता था, ना तो पहना के ना उड़ा के। अब तो पूरा एकदम ड्रेस व्रेस पूरा पहना के है और गाड़ी में बैठा के माँ बाप घर स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, सारी जागरूकता थी। लेकिन जब पहले की पीढ़ी की बात होती है तो उस समय चीज़ें इतना नहीं थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली पीढ़ी की जो शिक्षार्थियों के लिए था वो माता पिता का समर्थन बहुत कम था शिक्षा के क्षेत्र। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्म अनुशासन, आंतरिक प्रेरणा, स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता का संबंध किससे है? आत्म शिक्षण पद्धति से, औपचारिक शिक्षा से, निर्देशक शिक्षा से या पारंपरिक शिक्षा से? ठीक है, तो आत्म अनुशासन, आंतरिक प्रेरणा, स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता किससे संबंधित है? तो आत्म शिक्षण पद्धति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कैसे सही हो गया? आत्म अनुशासन ये अलग है, आत्म प्रेरणा अलग है और स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता का संबंध किससे? तो आत्म शिक्षण पद्धति से। आत्म शिक्षण पद्धति जैसे आपके अंदर अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं आपको अनुशासन करना, आत्म अनुशासन मतलब अंदर से जो अनुशासन की भावना आती है। आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर से जो प्रेरणा आती है कि हमें ये चीज़ करना है और हमारा जो स्पष्ट लक्ष्य होता है, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संबंध होता है तो आत्म शिक्षण पद्धति से होगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा से नहीं। औपचारिक शिक्षा तो होती है, औपचारिक शिक्षा आपको दी जाती है, स्कूल में दी जाती है, आपको टीचर पढ़ाता है, घर वाले आपको स्कूल में भेज देते हैं, आपको बुक भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। निर्देशक शिक्षा भी दिया जाता है, आपको निर्देश दिया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, बेटा ऐसे पढ़ना है, वो चीज़ करना है। पारंपरिक शिक्षा आपको पहले से जो प्राचीन रूप से दी जा रही थी वो पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, पहले तो ये नहीं होगा। ठीक है, निर्देशक शिक्षा जो आपको निर्देश दिया जाता है ये भी नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा जो दी जाती है औपचारिक रूप से। आत्म अनुशासन का मतलब हो जाए कि आपके अंदर से जो आत्म भावना जागती है, ठीक है, कि नहीं हमें ये काम करना ही है, तो आत्म अनुशासन से संबंधित क्या होगा? और आंतरिक प्रेरणा से और स्पष्ट लक्ष्य से संबंधित होगा आत्म शिक्षण पद्धति। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि ये एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कला का एकीकरण किया जाना चाहिए, या कक्षा में समानता दिखानी चाहिए, या न्याय संगत सीखने के महत्व को सिखाया जाना चाहिए, या सभी विषयों को समान रूप से पढ़ाना जाना चाहिए? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कक्षा में क्या करना चाहिए? कला का एकीकरण करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कला का एकीकरण करना चाहिए, तब क्या होगा? एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा किया जा सकता है, किसके द्वारा? कला का एकीकरण करके। कला का एकीकरण मतलब कई हाव भाव जो होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं, उसका उपयोग करते हुए हम क्लास में जो चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें एक न्याय संगत सीखने का माहौल पैदा होता है। अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में जो पढ़ाई और लेखन कौशल होता है वह शिक्षक छात्र की मदद करता है, किस तरह से मदद करता है? पहला ऑप्शन है प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए, दूसरा अच्छा हाथ से लिखने के लिए, तीसरा है समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए, और चौथा है ठीक से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या किया है कि कक्षा में पढ़ाई और लेखन कौशल शिक्षक और छात्र की मदद कैसे करता है? तो ठीक से पढ़ने के लिए पहले ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और लेखन कौशल भी हो रहा है, तो केवल पढ़ाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा हाथ से लिखने के लिए, यहाँ पे केवल लिखने के लिए दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन पहले खत्म हो गए। एक ऑप्शन बच रहा है समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ाई और लेखन से समस्या निवारण कौशल विकसित नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों को जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है कि प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए, जब बच्चा और छात्र मिलकर क्या करेंगे, पढ़ाई होगी और लेखन कौशल विकसित किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि शिक्षक और छात्र के बीच क्या होगा? मदद करता है। कौन सा मदद करता है? तो प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए।
ठीक, शिक्षक बोल रहा है, पढ़ाई पढ़वा रहा है, कर रहा है, लिखवा रहा है और बच्चे लिख रहे हैं, और शिक्षक भी लिख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब क्या होगा कि शिक्षक और छात्र के बीच क्या होगा, एक संवाद का दायरा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इससे यह मदद करता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विज्ञान में प्रारंभिक अनुभव किसके लिए उपयोगी है। विज्ञान में जो प्रारंभिक अनुभव है किसके लिए उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन दिया है समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए, जो तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है हाई स्कूल के स्तर में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तीसरा है अलग अलग शर्तहीन विषयों और भाषाओं को विकसित करने के लिए, भविष्य में वैज्ञानिक बनने के लिए। तो पूछा है कि विज्ञान में प्रारंभिक अनुभव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रारंभिक अनुभव की। जब प्रारंभिक अनुभव की बात करेगा तो प्रारंभिक अनुभव में बालक वैज्ञानिक थोड़ी ना बन जाएगा, तो भविष्य में वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं, उसकी बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन कहिए। अलग अलग सर्च विषयों को भाषाओं को विकसित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। हाई स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भी गलत हो जाए। जब अच्छे अंक प्राप्त करने की बात की जाती है टीचिंग लाइन में तो वो काट दिया जाता है। इसमें दिया है कि समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए और तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना, यानी इसमें सब चीज़ों को समाहित किया, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से और तेजी से, और कौशल निवारण विकसित करने के लिए और समस्या निवारण के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को पहले ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हमें देखो आप सी दिए हो, टेट दिए हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो भी हम प्रश्न करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से हमें सटीक आंसर चुनना होता है कि कौन सा आंसर सही होगा। भविष्य में वैज्ञानिक बनने के लिए तो भाई विज्ञान पढ़ रहा है, तो लाइज सी बात है कि कोई भी बालक बचपन में साइंस पढ़ेगा तभी तो आगे चल के वैज्ञानिक बनेगा, तो मेन चीज़ वो होता है। ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लिंग असमानता से पूछा है। ठीक है, इससे भी आते हैं, लिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, फीमेल मेल के बारे में, मेल से जो असमानता और उनके भूमिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिंग असमानता संकेतों के 3 आयाम क्या हैं। शिक्षा है, आर्थिक भागीदारी है कि सशक्तिकरण है, शिक्षा है कि प्रति व्यक्ति आय है कि राजनीतिक जागरूकता है, शिक्षा है मानवाधिकार आरक्षण है, शिक्षा है मानवाधिकार है जिम्मेदारियां। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो लिंग असमानता संकेतों के 3 आयामों को निर्देशित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण की बात होती है, किसको लेके, लिंग असमानता के संकेतों को। ठीक है, लिंग असमानता से क्या तात्पर्य होता है, तो लिंग असमानता से तात्पर्य यह होता है कि यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। क्या है, लिंग असमानता जो है एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसके चलते क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों में भेद किया जाता है, इनमें समानता नहीं देखने को मिलती। इसके पीछे कारण क्या है कि जो पितृतात्मक समाज, यानी कि जो पुरुष वर्ग का जो समाज देखने को मिलता है उससे इनकी असमानता दिखाई देने को मिलती है। शिक्षा में कमी से देखने को मिलती है असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता जो बनी हुई है, क्योंकि महिलाएं घर में जो काम करती हैं उनका आर्थिक भागीदारी नहीं माना जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। वहीं अगर व्यक्ति बाहर जाके कमा रहा है, सिलाई कर रहा है, खाना बना रहा है तो उसको गिना जाता है। वहीं औरत घर में सिलाई का काम कर रही, खाना बना रही है तो उसको काउंट नहीं किया जाता आर्थिक में। तो इस तरह से असमानता देखने को मिलती है। तो पूछा है कि लिंग असमानता संकेत के 3 आयाम क्या हैं, तो महत्वपूर्ण है शिक्षा है, आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण। राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी। राजनीतिक भेदभाव आती है तो वो चीज़ इसमें आ जाएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से संवेदना महसूस किया तथा देखा जा सकता है, इसकी घटना का अध्ययन किसमें किया जाता है। शारीरिक रूप से संवेदना को क्या किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है संवेदना को, और उसे देखा जा सकता है, तो इसका अध्ययन हमसे किस में संबंधित होता है। सामाजिक अध्ययन, अंकशास्त्र, विज्ञान या मनोविज्ञान। तो शारीरिक रूप से जो संवेदना का महसूस किया जाता है और देखा जाता है तो किससे संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे मनोविज्ञान भी ऑप्शन में आएगा, दो तो हम पहले ही छाड़ देंगे, ना तो सामाजिक अध्ययन आएगा ना तो अंकशास्त्र, कंफ्यूजन विज्ञान और मनोविज्ञान में होगा। तो सटीक आंसर क्या होगा, विज्ञान होगा। जब भी बात होगी कि शारीरिक रूप से संवेदना महसूस किया तथा देखा जा सकता है, और मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, इसको व्यवहार का विज्ञान या पहले आत्मा का विज्ञान किया जाता है, तो व्यवहारिक रूप में मनोविज्ञान आएगा। लेकिन ये पूछा है कि शारीरिक रूप से संवेदना महसूस किया जाता है तो वह कहाँ पे होगा, विज्ञान में होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा ये। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जानने और समझने के अंतर का कौन सा रूप प्रमाणित है। कोई भी चीज़ को जानना है और उसको समझना है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वह कौन सा रूप प्रमाणित करता है। जब विद्यार्थी अपनी सोच को साकार करते हैं, जब शिक्षण समझने योग्य हो, जब छात्र कक्षाओं में उपस्थित होने में रुचि रखते हैं, या प्रयोगशालाओं में, किस में होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखें, समझें, फिर उसका जवाब दें कि जानने और समझने के अंतर का कौन सा रूप प्रमाणित होगा। तो इसमें प्रमाणित होगा ऑप्शन 1 सही होगा। क्या, जब शिक्षार्थी अपनी सोच को साकार करते हैं। ठीक है, इनकी सोच क्या हो जाती है, जब सोच आकार रूप ले लेती है, साकार हो जाती है, यानी कि सुदृढ़ रूप से चलने लगती है, सक्रिय रूप से, तो क्या होता है कि वो जानने और समझने के चीज़ों के रूप में वो अंतर करना सीख जाता है। जब शिक्षण समझने योग्य हो तो समझने योग्य हो तो उसको समझने की बात करेगा। ठीक है, जब कक्षा छात्रों में उपस्थित होने में रुचि दिखाता हो
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषाएं कौन सी थी, यानी भारत सरकार ने प्रचारित भाषाएं जो की थी उनमें से कौन कौन सी भाषा थी? जर्मन, फ्रेंच और फारसी थी, चीनी, जापानी थी, कि तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी थी, या संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी थी? तो भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषाएं कौन कौन सी थी? तो जर्मन, फ्रेंच, फारसी नहीं होंगी क्योंकि ये विदेशी भाषा है, पहले ही कट हो गई। चीनी और जापानी ये विदेशी भाषा है, कट गई। तेलुगु, हिंदू, अंग्रेजी, तेलुगु है, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो ये होगी। और संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। भारत सरकार द्वारा जो प्रचारित भाषाएं थी इनमें कई भाषाएं प्रचलित थी। इनमें एक थी शास्त्रीय भाषाएं थी। किसमें थी? प्रचारित भाषाओं में एक भाषा थी शास्त्रीय भाषा थी, ठीक है। एक भाषा जो थी वह थी राजभाषा थी, ठीक है, राजभाषा थी। एक भाषा जो थी प्रचारित रूप में वह संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल थी उनको शामिल किया गया था। चौथी भाषा के रूप में क्या थी? यूनेस्को में कामकाजी भाषाएं, ठीक है। और 5वीं थी जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रोत्साहित भाषाएं थी। किसके द्वारा प्रोत्साहित भाषाएं थी? केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो उसमें शामिल कौन सी भाषा थी? तो उसमें शामिल भाषा थी तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पूछा क्या कि भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषाएं क्या थी? तो प्रचारित भाषाओं में जो 22 भाषाएं हैं शामिल की गई हैं वो इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। तो प्रचारित भाषा में कौन कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, सिंधी है, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, नेपाली है, गुजराती है, बंगला है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु और ओडिया है, ये प्रचारित भाषाओं में शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सकल मोटर, बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार है। सकल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार कौन सा है? किशोर विकास, स्कूल आयु विकास, शारीरिक विकास या नैतिक विकास? तो स्कूल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य अनुसार कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से देखें। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 3, शारीरिक विकास का। इसका विकास शारीरिक विकास का, यानी स्कूल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार किसमें संबंधित होगा? तो शारीरिक विकास से संबंधित होगा। स्कूल मोटर नहीं, सकल मोटर की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला में दिया है कि समाज के हर बच्चे को समान मूल्यवान माना जाना चाहिए। दूसरा, विशेष बच्चों को हर बच्चे में शामिल किया जाना चाहिए, केवल उन बच्चों में विशेष बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, सभी छात्रों को विशेष बच्चों का सम्मान करना चाहिए। तो बात किया है कि समावेशी शिक्षा की धारणा क्या है? तो पहला क्या कि समाज के हर बच्चे को समान मूल्यवान माना जाना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि समाज के हर बच्चे को समान मूल्यवान माना जाना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी टाइप का बच्चा हो, ठीक है, उसको सबको एक समान मान के उनकी पढ़ाई करनी चाहिए। किसमें? समावेशी शिक्षा में, ठीक है। उनको अलग नहीं किया जा सकता। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड आते हैं, जैसे विकलांग होते हैं, ये सब चीज़ों को इनको अलग नहीं रखा है, समान मान के रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? विशेष बच्चों को हर बच्चे में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे में इनको शामिल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि समाज के हर बच्चे को समान मूल्यवान माना चाहिए, जो सही सटीक ऑप्शन है। दूसरा भी ऑप्शन सही माना हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर इसमें कौन सा है? तो पहला है। तीसरा, केवल उन बच्चों में विशेष बच्चों को शिक्षित किया जाना है, तो ऐसे ही गलत हो गया। समावेशी शिक्षा में सबको शामिल किया जाना है। सभी छात्रों को विशेष बच्चों का सम्मान में करना चाहिए, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनमें अगर सम्मान करने की भावना आ जाती है तो वो अपने आप को कम आंकने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से सीखने का आधुनिक रूप कौन सा है? पारंपरिक सीखना, स्वयं से सीखना, निर्देशक शिक्षा या कला शिक्षा? पूछा है कि सीखने का जो रूप दिखाई देता है इसमें आधुनिक रूप कौन सा है? तो पारंपरिक सीखना, ये तो आधुनिक रूप में नहीं आएगा, पहले ही गलत हो गया। पारंपरिक शिक्षा जो सीखना होता है वो प्राचीन समय से, वो नहीं आएगा आधुनिक रूप में। कला शिक्षा ये तो आती है, ठीक है। निर्देशक शिक्षा भी है, स्वयं सीखना। तो आधुनिक शिक्षा में कौन शामिल हो जाएगा? स्वयं सीखना। स्वयं सीखना मतलब किस में आ जाएगा? आधुनिक शिक्षा में। निर्देशक शिक्षा पहले भी हो जाएगी, कला शिक्षा पहले भी दी जाती थी, लेकिन स्वयं सीखना की जो बात होती है वो किस में हो जाएगी? स्वयं शिक्षा जो होगी वह हो जाएगी आधुनिक रूप से, ठीक है। सीखने का जो आधुनिक रूप सीखने को मिलेगा किस में मिलेगा? स्वयं शिक्षा में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशिक्षु नीचे के किस परिदृश्य में रचनात्मक शिक्षा के सुविधाकार बन जाते हैं? कला को एकीकृत करना, जब कक्षा में सुविधाओं की आवश्यकता हो, आत्मशिक्षण का पर्यावरण या कला शिक्षा? तो किसमें हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रशिक्षुक। कौन होगा? प्रशिक्षुक जो होगा उसको कला को एकीकृत करने आना चाहिए, तब उसको कहा जाएगा कि उसने रचनात्मक शिक्षा का परिदृश्य कर लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिकोडिंग प्रतीकों के जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पढ़ना, लिखना, कला शिक्षा या व्यापक कौशल? तो डिकोडिंग, जब कोई चीज़ का डिकोडिंग किया जाता है तो डिकोडिंग कैसे होगा? जब हम उस चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। कोई चीज़ जैसे बोल दिया डी बराबर पी होता है, ठीक है, तो ई बराबर ओ होता है,
तो जैसे रीजनिंग हल करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो वहीं कह रहा है कि डिकोडिंग प्रतीकों के जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया को, जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो पढ़ना कहा जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 15 में क्या कह रहा है कि सामरिक क्षमता और दत्तक तर्क किसके लिए है। सामरिक क्षमता और दत्तक तर्क किसके लिए है, गणितीय प्रवणता के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए या सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सामरिक क्षमता और दत्तक तर्क जो है वह गणितीय प्रवीणता से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सामरिक क्षमता और दत्तक तर्क किससे संबंधित है, गणितीय प्रवीणता से, इसको हम रट लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि आधुनिक भारत में लड़कियों को विद्यालय के स्तर पर लड़कों से ज़्यादा स्कूल छोड़ना पड़ता है, यह प्रक्रिया किस स्तर पर देखने को मिलती है। प्रारंभिक स्तर में, शिक्षा का दूसरा स्तर पे, उच्च शिक्षा पे या सभी स्तरों पे। तो किस स्तर पे लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा स्कूल को छोड़ देती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं। तो किस स्तर पे देखने को मिलता है, शिक्षा का दूसरा स्तर पे ये चीज़ देखने को मिलता है कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करती हैं, लेकिन दूसरे स्तर से ही वो पुरुषों के मुकाबले स्कूल को छोड़ देती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 17 प्रश्न क्या है कि विज्ञान को मूल रूप से डैश, यहाँ पे भरना है कि विज्ञान को मूल रूप से किसकी आवश्यकता होती है, प्रक्रिया के व्यवस्थित नियमों के एक सेट की, एक अच्छे शिक्षक की, एक बहुत अच्छे शिक्षार्थी के सीखने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण की। तो विज्ञान के मूल रूप से किसकी आवश्यकता होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि एक अच्छा शिक्षक चाहिए, ना तो एक अच्छा विद्यार्थी चाहिए, या सीखने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण की बात, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब किसी भी छात्र को कोई विषय पढ़ाना, उसको इंटरेस्ट है उस विषय पढ़ने, तो हमें उसके सिखाने के लिए हमारे पास समाधान होना चाहिए। तो प्रक्रिया के व्यवस्थित नियमों का एक सेट की तैयार की जानी चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छी से अच्छी विज्ञान की शिक्षा दी जा सके। इसलिए उनके पास क्या होनी चाहिए, एक प्रक्रिया का व्यवस्थित नियम का एक सेट होना चाहिए, उस नियम के अनुसार उनको चीज़ों को सिखाया जा सके। ये नहीं कि अगर अच्छा विद्यार्थी है, श्रेष्ठ विद्यार्थी है, तो वो सीख जाएगा और कमज़ोर बच्चे नहीं सीख पाए, तो ये क्या हो जाएगा, भेदभाव की प्रक्रिया हो जाएगी। और एक अच्छा शिक्षक, कोई जरूरी नहीं कि एकदम अच्छा शिक्षक हो, श्रेष्ठ शिक्षक हो, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा पढ़ा दे, उसको पढ़ाएगा कब, जब उसके पास सारी सुविधाएं। तो विज्ञान का एक प्रतिष्ठित नियम उसके पास रहेगा, तब उसके हिसाब से वो पढ़ाएगा। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा है कि विज्ञान को मूल रूप से किसकी आवश्यकता होगी, तो प्रक्रिया के व्यवस्थित नियमों के एक सेट के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी खत्म करते हैं इसको। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है, पूरे वर्ष किया जाता है, शिक्षा के प्रारंभिक दिनों में किया जाता है, या वर्ष के अंतिम दिनों में किया जाता है, कक्षा के आरंभ करने से के पूर्व किया जाता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है, तो यह पूरे वर्ष होता है। कब होता है, पूरे वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न संख्या 19। अधिकार से डरना और दंड से बचने की कोशिश करना किसका भाग है, संज्ञानात्मक विकास का, नैतिक विकास का, शारीरिक विकास का, या मनोविज्ञान कौशल का। तो अधिकार से डरना और दंड से बचने की कोशिश करना किस भाग का हिस्सा है, तो यह नैतिक विकास का, जो नैतिक हमें मोरल सिखाया जाता है ना, तो उससे संबंधित है कि किसी अधिकार से डरना और दंड से बचने की कोशिश करना, तो जो हमारे अंदर नैतिक भावना होती है उसकी प्रक्रिया को विकसित करता है। तो नैतिक विकास से क्या संबंधित है, अधिकार से डरना और दंड से बचने की कोशिश करना नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न है, क्या प्रश्न कह रहा है कि उचित व्यवहार और सही प्रक्रिया को डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा उचित व्यवहार और सही प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा, या अभ्यास के द्वारा। तो इसमें से दो ऑप्शन एकदम समान लग रहे हैं, पुरस्कार या प्रशंसा में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि पुरस्कार होगा कि प्रशंसा होगा। तो उचित व्यवहार और सही प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो प्रशंसा करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे होता है ना, अरे उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये है, ठीक है, और सही प्रक्रिया कर रहा है, तो वो प्रशंसा जो की जाती है, तो उसके द्वारा उसकी प्रक्रिया को, उचित व्यवहार और सही प्रक्रिया को प्रशंसा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो यह था शिक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो हमारे लिए बहुत ही DSSB, KVS, NVS और EMRS जो पेपर होने वाला उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह हमारा PYQ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उसकी श्रृंखला लेके हम आए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।